15 अगस्त आने वाला है। हम भारत के लोग भारत की एकता, किस भारत की एकता की बात करते हैं? एक भारतीय नागरिक की कीमत, उसका वैल्यूज़, एक आम आदमी की वैल्यूज़ धीरे धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है। हमसे जितना पल पल पर टैक्स लिया जाता है, सोने से लेकर बैठने से लेकर सोने तक, या फिर हमारे जितने सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उन सभी में, हर एक वस्तु में जो खरीदते हैं, रोड टैक्स, टोल टैक्स, मोबाइल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, सभी चीज़ों में, इन सभी टैक्सेस से जब ऐसे घटिया पुल बनते हैं, और अभी जिसमें दिल्ली का जो न्यूज़ आया है जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष का जो बेसमेंट में पानी में मौत हुई है, वह क्या सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है? उस वहाँ पर जो बिल्डर्स चला रहे हैं उसकी गड़बड़ी नहीं? क्या ऐसा संभव है कि वहाँ के जो बिल्डर्स हैं बड़े उन्होंने सरकार को चंदा ना दिया हो? सभी सरकार चंदा लेती है, सभी कंपनी से चंदा लिया जाता है। अगर कोई कंपनी गड़बड़ी करते हुए मिलती है तो उस कंपनी को ना चाहते हुए भी चंदा देना पड़ेगा, या तो उसके पास CBI या ED की रेड लग जाएगी। और जब वो चंदा दे देता है तो क्या वो कंपनी हमसे वसूली नहीं करेगी? इस बात की क्या गारंटी है? तो एक आम इंसान के तहत सोचने से हमारे पास कुछ, और अभी फ़िलहाल में टैक्स में जो है वो ज़्यादा टैक्सेस का जो परसेंटेज वो हो आम इंसान से ज़्यादा लिया जा रहा है, और कॉरपोरेट से पहले से कम टैक्सेस लिया जा रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट है, एक टिप्पणी है। इस टिप्पणी में इसी चीज़ को दिखाया गया है। ये बहुत सारे जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ चल रहे हैं, ध्रुव राठी को बीच में लाना, इन सभी रिसेंट मुद्दों पर इनकी एक टिप्पणी बहुत ही अच्छी है। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। हम आज एक औसत मध्यवर्गीय भारतीय का बजट पेश करने जा रहे हैं। वो मध्यवर्गीय हिंदुस्तानी जिसकी सालाना आय 15 लाख रुपए है। इस 15 लाख रुपए में से 30% की दर से 4.5 लाख रुपए इनकम टैक्स चुकाने के बाद उस औसत हिंदुस्तानी शहरी के पास 10.5 लाख रुपए बचे हैं। इस 10.5 लाख रुपए को वह साल भर कैसे खर्च करेगा, उसे जानने के लिए हमने उसकी एक दिन की दिनचर्या और खर्चों का मुख्तसर सा आकलन किया है। बिस्तर पर टैक्स 18%, बेडशीट पर टैक्स 12%, मच्छर मारने का टैक्स 18%, बिजली पर टैक्स 5%, नलके पर टैक्स 18%, टूथपेस्ट पर टैक्स 18%, शर्ट पर GST 6%, बटन पर GST 18%, और जिस घर में ये शर्ट पहनी जा रही है उसका टैक्स 11%, कप का टैक्स 18%, चीनी का टैक्स 5%, कॉफी का टैक्स 5%, दूध का भी टैक्स 5%, और बिस्कुट पर टैक्स 18%, GST 28%, रोड टैक्स 3,000 से 7,000 रुपया, एडिशनल टैक्स 1 से 22%, कार इंश्योरेंस 15,000 रुपया, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 100 रुपया। और ये वसूली टैक्स जितना पुलिस वाला चाहे। इस टैक्स की अभी तक कोई दर फिक्स नहीं हो पाई है, और ये यंत्र, इस पर GST 18%, और ये गया GST 28%, एक और गया GST 5%। भैया 400 रुपए का पेट्रोल डाल देना। 400 रुपए में से कुछ गया सप्लायर को, कुछ गया पंप वालों को, और 35 रुपए प्रति लीटर टैक्स गया ऊपर वालों को। और इतना सारा टैक्स भरने के बाद फिर से बारिश। कदम कदम पर टैक्स चुकाता भारतीय सारा पैसा खर्च नहीं करता है। उसे सदियों से एक सीख मिली है, बचत करो, मितव्ययी बनो। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। अंटी में कुछ पैसा होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी क्रेडिट कार्ड से नहीं, बचत से चलेगी। लिहाजा वो बचत करता है। फिर उसे लारा लप्पा दिया गया कि कहाँ सेविंग, FD और LIC में फंसे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। SIP करो, शेयर मार्केट में निवेश करो, मोटा लाभ उठाओ। खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उसे यही सलाह देने लगे। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। इन लोगों के कहने पर उस आम हिंदुस्तानी शहरी ने अपनी सारी बचत SIP, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लगा दी।
इसके बाद भारत सरकार ने नया बजट पेश कर दिया। कहा गया नहीं, अब और नहीं, अब हमें आपके निवेश पर होने वाले मुनाफे में से भी कट चाहिए। शॉर्ट टर्म में 20% और लॉन्ग टर्म में 12.5% तो आपको देना ही पड़ेगा। देने के अलावा आम शहरी के पास कोई विकल्प नहीं है, वो दे देता है, सरकार ले लेती है। लेने देने के इस सिलसिले के बीच नुचता और खिंचता वह आम शहरी जैसे तैसे परिवार चला रहा होता है। फिर यकायक उसका यथार्थ से सामना होता है। उसे एहसास होता है कि उसका धरती पर आना और जाना व्यर्थ रहा, क्योंकि उसका बेटा सिर उठाकर पूछ लेता है, आपने पैदा करने के अलावा किया ही क्या? उस बेटे को पता नहीं होता कि उसके हिस्से का पैसा बूंद बूंद कर भारत सरकार ने उसके पापा से निचोड़ लिया है। अब मैं बहुत सरल शब्दों में आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहा हूं। इनसे आपको समझ में आएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो कृत संकल्पित हुए थे, वह सपना छिन्न भिन्न हो चुका है। आम शहरी सत्ता वर्ग के लिए कितना मायने रखता है और वो प्रभु वर्ग जो तमाम जोड़ तोड़ कर सत्ता का हिस्सेदार बन गया है, वो किसके लिए काम कर रहा है? सरकार ने इस बार अपने खर्च का लेखा जोखा बोले तो बजट पेश किया है। उसमें बताया गया है कि उसकी आमदनी का 19% हिस्सा आम नागरिकों से आयकर के रूप में वसूले गए पैसे से आया है, जबकि सिर्फ 17% हिस्सा कॉरपोरेट टैक्स से आया है। सरकार की आय के ये दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझिए। 2024 में कॉरपोरेट टैक्स के जरिए सरकार ने 10.2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया और इसी अवधि में निजी करदाताओं से सरकार ने 11.8 लाख करोड़ रुपए वसूला है। थोड़ा और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले 10 वर्षों में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कॉरपोरेट टैक्स 3.4% से घटकर 3.1% हो गया है। इसके उलट आम लोगों से वसूला जाने वाला आयकर की मात्रा 2.1% से बढ़कर 3.5% हो गई है। अब थोड़ा हालिया सालों की तुलना देख लीजिए। यहाँ साल 2018-19 से 2022-23 के बीच आम लोगों से वसूले जाने वाले आयकर में 76% की भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसी अवधि में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी केवल नाम मात्र यानी 24.45% बढ़ी है। इन आंकड़ों को आपके सामने रखने का एक मकसद है। इनको जब आप एक संदर्भ में देखेंगे तब आपको सरकारों की प्राथमिकता और बड़े औद्योगिक घरानों और सत्ता के शीर्ष नेताओं के साथ बन चुके एक नापाक गठजोड़ का अंदाजा मिलेगा। इसी साल आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब नाम की संस्था ने बिलियनियर राज नाम से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीर्ष 1% लोगों के पास इस देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है और इन्हीं 1% लोगों के हिस्से में देश की कुल आय का 22.6% जाता है। ये 1% लोग उनमें शामिल हैं जो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं। अब आप देखिए, जिन लोगों के कब्जे में देश की संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा है और आय का लगभग चौथाई हिस्सा जिनके पास जा रहा है, वो कम टैक्स दे रहे हैं और मध्य वर्ग और गरीबों से सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है। इसी रिपोर्ट में सामने आया है कि आर्थिक रूप से सबसे निचले स्तर पर मौजूद देश की 50% आबादी इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में देश की आर्थिक रूप से सबसे धनी 10% आबादी की तुलना में 6 गुना अधिक कर का भुगतान करती है। यानी जो सबसे गरीब हैं वो मिलकर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अमीरों से ज्यादा टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का एक निष्कर्ष यह भी है कि साल 2014 में देश की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने नीतिगत स्तर पर इस असमानता को बढ़ावा दिया है। चुनिंदा कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के प्रति उसके नीतियों ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को तेजी से बढ़ाया। सत्ता में शक्ति का केंद्रीकरण और सरकार की बड़े पूंजीपतियों से साठगांठ ने समाज और संपत्ति में असंगत प्रभावों को बढ़ावा दिया। टैक्स तो इन 4 युवाओं के माँ बाप ने भी दिया ही होगा, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? इनके जवान बच्चे भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस एकेडमी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और ये पानी इतनी तेजी से भरा कि छात्रों को बाहर निकलने का मौका भी यहाँ पर नहीं मिला। इस वजह से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसा पटेल नगर के इलाके में ठीक इसी जगह पर हुआ। ये जो गेट देख रहे हैं, ये रोजाना की कहानी है।
जहां कभी गेट में बिजली का करंट आने से मौत हो जाती है, कभी बेसमेंट में पानी भर जाता है, और सब कुछ जब ठीक रहता है तो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर लगा भ्रष्टाचार का होर्डिंग लोगों के सिर पर गिर जाता है। आपके टैक्स से यही व्यवस्था मुहैया करवा रही हैं सरकारें। मध्यवर्ग इस देश का नया मजदूर वर्ग है। उसका इस पुण्य भूमि पर आने और जाने का सिर्फ एक निमित्त है, टैक्स भरो, गर्व करो। आटा पोत के बावर्ची होने का राष्ट्रवादी फील से इतरा रहे करोड़ों मध्यवर्गीयों को समर्पित इस कहानी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में विविधता और निर्भरता कितना कारगर हथियार है, इसका एक उदाहरण है हमारी नई संसद। सत्ता संरचना में बदलाव के बहुत दूरगामी और सकारात्मक असर होते हैं। बीते 10 सालों में मिले एक तरफा जनादेश ने न सिर्फ कुछ नेताओं का अहंकार बढ़ाया था, बल्कि संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था को लगभग रबर स्टैंप में तब्दील कर दिया था। आपने देखा होगा हमारे और आपके भविष्य को तय करने वाले कानून और नीतियां किस तरह से बिना किसी बहस मुबाहिसे के पास हो रहे थे। सरकार ने आज कुछ महत्वपूर्ण बिल पारित करा लिए हैं, कल भी उसकी कोशिश होगी कुछ महत्वपूर्ण बिल पारित कराने के लिए, लेकिन संसद से अभी तक विपक्ष के 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है। 71% विपक्ष को आपने सदन के बाहर का रास्ता दिखाया और 3 क्रिमिनल बिल जो बहुत महत्वपूर्ण थे उसको बिना विपक्ष के आपने पास करा लिया। ये इनका षड्यंत्र है। आपने प्रजातंत्र में तंत्र को खत्म कर दिया। अब खाली आप लॉ पास कर रहे हो। ऐसे लॉ की क्या लेजिटिमेसी होती है जिसमें डिस्कशन नहीं, डिबेट नहीं। जहां एक दल बुलडोजर चला रहा था, उसी संसद भवन में जिंदगी वापस आ गई है। बहसें जीवंत हो गई हैं, विपक्ष में जोश आ गया है। बीते कुछ दिनों के दौरान विपक्ष की तरफ से हुए कुछ भाषण सुनिए। वही जो राम रची रखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। ये 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया? इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। All the seats around Ayodhya, Basti, Sultanpur, Ambedkar Nagar, the BJP lost. ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती तो जय श्री राम में सब कुछ है, पर राम नहीं। विडंबना यानी आयरनी का बहुत विभत्स चेहरा हमें संसद के मौजूदा सत्र में देखने को मिला। बीते 10 साल से जो मीडिया मोदी सरकार के चरणों में पड़ा भक्ति गीत गा रहा था, उस मीडिया की इज्जत बचाने के लिए वो राहुल गांधी सामने आया जिसका हर संभव अपमान इसी मीडिया ने बीते 10 सालों में अनगिनत मौकों पर अनगिनत तरीकों से किया है। बजट सत्र के दौरान पत्रकारों को संसदीय कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, पत्रकारों को संसद भवन में एक केबिन में कैद कर दिया गया। विरोध में पत्रकार प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए पत्रकारों के दमन का मुद्दा उठाया। सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर। उनको बाहर निकाल दीजिए सर। बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉट बेचारे, मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें। इसके बाद राहुल गांधी पत्रकारों से मिलने भी गए। दिन बीतते बीतते लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह सत्ताधारी दल पर नकेल कसने के लिए भी जरूरी है और साथ में संस्थानों की गरिमा को ऊपर उठाने का भी एक जरिया है। वरना बहसों से विपक्षी सदस्यों के भाषण का अंश डिलीट कर देना, उनके माइक बंद कर देना, कैमरे का रुख सत्ता पक्ष के ऊपर केंद्रित रखने जैसे पक्षपात इसी सदन में हुए। और जब संसद में बदली हुई हवा और फ्रेशनेस का दीदार हो रहा है, तब मीडिया की भी हवा बदली बदली सी नजर आने लगी है। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नफरत, सांप्रदायिकता, जिहाद और चरण वंदना को समर्पित करने वाले सुधीर चौधरी की हवा भी बदल गई है। बीते एक हफ्ते में खासकर बजट आने के बाद से चौधरी साहब ने लगभग हर दिन सत्ता से सवाल किया है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का एमसीडी, यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई आपके सामने नहीं लाना चाहता। आप इसे ऐसे समझिए कि एक मधुमक्खी भी किसी फूल से उतना ही रस चूसती है जिससे वो फल मुरझाकर नष्ट ना हो। लेकिन हमारे देश की सरकारें मुट्ठी भर टैक्स पेयर से उनकी आय का इतना बड़ा हिस्सा
चूस लेती हैं कि ये टैक्स पेयर बेबस होकर रह जाते हैं। सड़क पर चलने के लिए आप पहले से ही रोड टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर ये टोल टैक्स क्यों? ये असल में एक बहुत बड़ी बेईमानी है और ये टोल टैक्स अब एक झोल टैक्स बन चुका है, क्योंकि इस टोल टैक्स में बहुत झोल है। क्या भारत के आम आदमी की किस्मत में अब सिर्फ सहना लिखा हुआ है? टैक्स ले लीजिए, लेकिन सारी मुसीबतें उनके हिस्से में, सारी कठिनाइयां उनके हिस्से में। बदले बदले से हजूर नजर आते हैं, इसीलिए हमने कहा बदलाव लोकतंत्र का जरूरी तत्व है। लेकिन न तो हवा पूरी तरह से बदली है और न ही हुड़क-चुल्लू एंकराएं पूरी तरह से बदले हैं। अमूमन अपनी कूड़ मगजी, मूर्खता और चापलूसी की काबिलियत से सुशांत सिन्हा हर हफ्ते टिप्पणी में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहते हैं। यह हफ्ता भी अलग नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष के नेता नहीं बल्कि बारात में शामिल वो फूफा हैं जो इस बात पे नाराज हो गए कि शादी के कार्ड में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया। ये तो लिख दिया गया शादी के कार्ड में कि मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा, इसी पे नाराज है। शादी में जलूल जलूल आना। विपक्ष शादी में आया फूफा है या नहीं, लेकिन ये मीडिया वाले फूफा जरूर हैं। मतलब देश में कुछ भी हो जाए, इस आदमी की विपक्ष से फूफागिरी खत्म ही नहीं होती। हर बात को घुमा फिराकर विपक्ष की हुज्जत और मोदी की तारीफ पर ले आना है। खैर, इसकी असली खबर जो हम दिखाना चाहते हैं वो ये है। 500-600 से ज्यादा गाड़ियां जिन्हें बख्तरबंद टैंक जैसा बना लिया है, बॉर्डर पर हैं। ये कोर्ट को बताया है तुषार मेहता। अगर उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दी गई तो कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। वाह, किसान टैंक लेकर दिल्ली आ रहे थे। अदालत की बहस में जाहिरन दो पक्ष होते हैं, एक न्यायाधीश होते हैं, सबकी अपनी दलीलें और उस पर जज की टिप्पणियां होती हैं। लेकिन इस आदमी ने निपट धूर्तता दिखाते हुए सिर्फ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान को दिखाया, जबकि उसी बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार के रवैये पर गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। पीठ ने कहा, आपको किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कुछ पहल करनी होगी, अन्यथा वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे या आंदोलन क्यों करना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज देते हैं, लेकिन उनके ईमानदार इरादों के बावजूद विश्वास की बहुत कमी है। उनको लगेगा कि आप केवल अपने स्वार्थों के बारे में सोच रहे हैं और उनके मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के फूफा सुशांत सिन्हा को कोर्ट की बातों से कोई मतलब नहीं। उन्हें चापलूसी का काम दिया गया था, वो उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इधर एक नया रायता फैलाया जा रहा है। बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी। उन्होंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो जारी किया था। उसमें कुछ एक लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि ये लोग हिंसक और गालीबाज हैं। ये वो नाम थे जो सोशल मीडिया पर अक्सर ध्रुव के कहे मुताबिक ट्रोलिंग, धमकी और गाली गलौज करते रहते हैं। ध्रुव ने इनका नाम एक संदर्भ में लिया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ गालीबाज लंपट ट्रोल्स को अपने सरकारी आवास पर निमंत्रित किया और इन्हें ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर होस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? इस शो के बाद सुरेश नखवा, जो कि मुंबई भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्हें लगा कि उनकी प्रतिष्ठा बाकियों से थोड़ा ज्यादा है और इस प्रतिष्ठा में ध्रुव राठी ने काफी डेंट कर दिया है। सो उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर दी। अदालत ने इस मामले में ध्रुव को समन जारी किया है। हमने सोचा भाजपा के नौकंज लोचन नखुआ महाराज के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, लेकिन उससे पहले ये जान लिया जाए कि नखुआ महाराज ने अपनी याचिका में कहा क्या। 2 मुख्तसर सी बातें नखुआ महाराज ने कही। पहली कि ध्रुव राठी ने समाज में उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की और लोगों के मन में संदेह और अविश्वास का बीज बोया। दूसरा कि ध्रुव राठी के आरोप भविष्य में कभी न भरने वाला घाव उनको दे सकते हैं। कह सकते हैं कि नखुआ महाराज की आत्मा पर चोट लगी है। फिर हमने सोचा कि थोड़ा इनकी प्रतिष्ठा के बारे में जान ही लिया जाए और फिर हमारे हाथ ये नायाब खजाना लग गया। क्या कुतिया निधि राजदान, यूपीए को नजर लग गई है। ये तो दुआ करने का वक्त है। लेकिन सच बताइए, सरकार के इस रक्षात्मक रवैये से कितने लोग सहमत हैं? आरक्षण कोटा एक हरामी पना है जिसके कई बाप हैं, जिनमें से एक अर्जुन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। सुहेल सेठ कौन है? सुहेल सेठ वही हरामी है जो इनबॉक्स में आकर गाली गलौज करता है। जन्मजात कुतिया सागरिका घोष, चिढ़ुओं द्वारा भाजपा यात्रा के खिलाफ कठोर कार्रवाई। सोनिया गांधी की ये तस्वीर और कैप्शन सेक्सी यानी कामुक। कृपया बरखा दत्त और विश्वसनीयता का प्रयोग एक वाक्य में ना करें।
यह सेक्स वर्कर और कमरिया को एक साथ एक वाक्य में इस्तेमाल करने जैसा है। जिस मान की हानि की फरियाद लेकर नखुआ महाराज दिल्ली की अदालत पहुंचे हैं, उस पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले यह उम्मीद करनी चाहिए कि अदालत संविधान और लोकतंत्र को हाजिर नाजिर मानकर इन तमाम महिलाओं और पुरुषों को भी न्याय देगी। इनसे असहमत लगभग हर महिला कुतिया और हर पुरुष हरामी, बोले तो बास्टर्ड है। ऐसे महान भाजपा नेता के मान की हानि का मुकदमा ऐतिहासिक ही होगा। एक और ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दलित आदिवासी समाज के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए फंड को गौसेवा और मंदिरों के विकास में खर्च करने की घोषणा की है। मनुष्य के विकास पर जानवरों के विकास को तरजीह दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। प्राथमिकताओं का सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार का पिछला गौ कल्याण बजट 90 करोड़ रुपए था, जिसे इस बार के बजट में बढ़ाकर 252 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इस बजट में 95.76 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की SC/ST कल्याण योजना से डाला गया है। SC और ST समाज के कल्याण के लिए केंद्र की यह योजना क्रमशः 1974 और 1979 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों को लागू करना था। प्राथमिकताएं एक और जगह पर भटकी हुई नजर आती हैं। हर साल सरकार सावन के महीने में आम जनता के टैक्स के पैसे से ये सारे इंतजामात करवाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के दूसरे सोमवार पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान कांवड़ रूट का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक तैयारी चल रही है और हरिद्वार में भी पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक बुलाई गई और ये पूरी यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हमारे नोएडा में जितने भी कांवड़ के रूट हैं वहाँ पर हम लोगों ने प्रभावशाली व्यवस्था स्थापित की है। पूरे इसको सेक्टर, जोन और सुपर जोन में विभाजित किया गया है। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कांवड़ यात्री चले वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो और इसके बदले में साल दर साल हमें इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। सावन के महीने में कुछ लोग अपनी आस्था की चरम अवस्था का प्रदर्शन करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से जल लाकर पवित्र शिवलिंगों पर उसे चढ़ाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में आस्था की यह अनोखी परंपरा बुरी तरह से प्रदूषित हुई है। असामाजिक और आवारागर्द सावन में जलाभिषेक की इस परंपरा को लगातार बदनाम कर रहे हैं। इसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पर देखते हुए इससे कड़ाई से निपटने की जरूरत है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है, जिसे गीता देवी ने बांदा जिले से भेजा है। यहाँ के छतैनी गांव की एक जमीन पर पत्थर का क्रशर लगाने का एक एग्रीमेंट हुआ है। इस गांव में पहले से ही एक क्रशर यूनिट चल रही है। इसकी वजह से होने वाली तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मद्देनजर ग्रामीण काफी परेशान हैं और उन्होंने इसे गांव के पास लगाने से रोकने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ क्रेशर स्टोन मिल लग रहा है, जो कि हमारे खेतों से लगभग 150-200 मीटर के लमसम दूर में है। हमें उसमें तकलीफ है ये है कि जैसे कि वो लग जाएगा, उसका डस्ट जो उड़ेगा, तो पहली बात तो हमारे खेत हैं जो अगल बगल पड़ते हैं, सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद जो डस्ट उड़ेगा हमारे घर हैं पास में, घरों में जाएगा, खाने में, मतलब जमीन में है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है। हाल के दिनों में राजनीतिक लाइन पर घरों, परिवारों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच पाले बट गए हैं। लोगों के राजनीतिक रुझान का असर उनके निजी रिश्तों पर पड़ा है। हमारी कोशिश है कि इस बंटवारे को कम किया जाए और दोस्ती की मशाल जलाई जाए। इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट दिलों को जोड़ने वाला एक खास सब्सक्रिप्शन ऑफर लेकर आया है। इसके तहत आपको हमारे तमाम मर्च के अलावा एडिटर्स के दस्तखत वाली एक किताब भी मुफ्त में मिलेगी और हमारे पेवॉल कंटेंट की एक्सेस तो मिलेगी ही। इस ऑफर का लाभ उठाएं। ये QR कोड लगातार स्क्रीन पर चमक रहा है। इसे स्कैन कर आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।